नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में। कैसे पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल बदल रहा है और ममता बनर्जी जो है इसी सियासी माहौल के अंदर हिंदू देवी देवताओं को बेइज्जत करने का काम कर रही है। ये घटना सिलीगुड़ी के अंदर हुई है, जहां पर शेर और शेरनी को चिड़ियाघर के लिए लाया जाता है और वन विभाग शेर का नाम अकबर रख देता है और शेरनी का नाम सीता रख देता है। अंदाजा लगा के देखिए, पाखंड का अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके का पाखंड जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर मुल्ला मौलानाओं और कठमुल्लों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। वहां पर शेर का नाम अकबर रख दिया जाता है और शेरनी का नाम सीता रख दिया जाता है और इन दोनों नामों को ऐसे तरीके से प्रतीक के तौर पर रखा जाता है कि कैसे हम कठमुल्लों को खुश कर पाए, और इन दोनों को इकट्ठे रख दिया जाता है। यानी उस शेर और शेरनी को चिड़ियाघर वाले इकट्ठे करके रख देते हैं, यानी मेटिंग करवाने के लिए रख देते हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके का मैसेज ये ममता बनर्जी की घटिया सरकार देने की कोशिश कर रही है। इन्हें कोई और नाम ही नहीं मिला रखने के लिए, उस शेरनी का नाम ममता रख देते हैं। ममता तो बहुत सारे जगहों पे नाम देखने को मिलता है, हर किसी का नाम ममता हो सकता है, तो मुझे लगता है शेरनी का नाम ममता होना चाहिए था। इस मामले को विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था और इसे पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट यानी कलकत्ता हाईकोर्ट में वो लेकर गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की है और बताया है कि इस तरीके की ठेस पहुंचाने वाले मामले को भारत के अंदर नहीं होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इन दोनों नामों को बदला जाए और विवेकपूर्ण तरीके से इन नामों को बदलकर कोई दूसरे नाम रखे जाएं। अंदाज़ा लगा के देखिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है अब इस हद तक जाना चाहती है कि मुल्ला मौलानाओं और कठमुल्लों के वोटों के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। क्या तुष्टीकरण की राजनीति अब यहां तक पहुंच चुकी है कि एक शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम जो है सीता रख दिया जाए? किस तरीके से राममय भारत के अंदर राम को कैसे लांछन लगाने की कोशिश जो की जा रही है, अंदाजा लगा के आप देख सकते हैं कि सरकारें अब कहां तक जा रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और संदेश खाले, जहां पे महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, वहां का शाहजहां शेख जो है महिलाओं के साथ दुराचार करता रहा, वो फरार चल रहा है। और इसी वन विभाग का जो मंत्री, जो ममता बनर्जी का मंत्री फिलहाल गिरफ्तार है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसे गिरफ्तार कर चुका है कई दिन पहले। वो मंत्री शाहजहां शेख का खास था जिसने संदेश खाले में महिलाओं के साथ दुराचार किया। ये सब के सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, चाहे वो ज्योतिप्रिय मलिक हो जो वन विभाग का मंत्री था, जिसके यहाँ पे खूब कैश भी मिला था, जब पार्थ चटर्जी हूं, ये सब के सब एको एक चट्टे बट्टे थे जो ममता बनर्जी के लिए गुंडों का इंतजाम करते थे। चाहे वो शाहजहां शेख हो, चाहे वो ज्योतिप्रिय मलिक हो, चाहे वो पार्थ चटर्जी हो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली में ये पड़े हुए हैं। ये सब के सब लोग जो है ममता बनर्जी के लिए गुंडों का इंतजाम किया करते थे। लेकिन अब गुंडों का इंतजाम कहां से होगा? अगर गुंडों का इंतजाम पश्चिम बंगाल में सही ढंग से ना हो पाए तो मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगी। पिछली बार ममता बनर्जी के पास 22 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो संदेश खाले का हिस्सा है, यानी जो परगनास वाला हिस्सा है, 24 परगना नॉर्थ और साउथ, उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सेंध लगाने वाली है। और 3 सीटें तो मुझे लगता है वो अधिकारी परिवार के पास हैं। जो शुभेंदु अधिकारी हैं, उनका जो परिवार है वो ममता बनर्जी के साथ है, टेक्निकल तौर पे आप कह सकते हैं। तो वो परिवार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो वो सब सीटें ममता बनर्जी से छिन सकती हैं। अगर ममता बनर्जी इस तरीके से आगे चलती रही और इस तरीके की हरकतें वो करती रही, तो ये सारा का सारा तुष्टीकरण को खुश करने के चक्कर में वो सारे के सारे वोट गंवाएंगी। और इतना तय है कि ममता बनर्जी ने जो संदेश खाले की घटना का संदेश एक तरीके से दिया है और शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश जो ममता बनर्जी ने की है, और शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखकर तो जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। अभी 22 तारीख को इस मामले पे फैसला आया है कि जब कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई कि इन नामों को फौरन तौर पे बदला जाए। और मुझे इतना लगता है कि इस बार ममता बनर्जी जो हैं वो 10 से 15 सीटों तक के आंकड़े में ही सिमट जाएंगी और 10 सीटों का आंकड़ा ज़्यादा सही हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 5 से 10 सीटों का इजाफा इस बार देखने में मिल सकता है और ये 25 से 30 सीटों तक जा सकते हैं बड़े आराम से, और ये बिल्कुल तय है। लेकिन ममता बनर्जी जो खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं, वो खेल इतना गंदा है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का लाइसेंस जो है पूरे भारत में फ्री में बंटता है। लेकिन अगर कोई कठमुल्लों के ऊपर कोई टिप्पणी कर देता है तो वहाँ पर जो है धर्म सबको याद आने लग जाता है, कोर्ट भी बिल्कुल धर्ममय हो जाते हैं
और सिर्फ उसी की बात करते हैं। नुपुर शर्मा को किस तरीके से बेइज्जत किया गया, उस औरत को जो है घर से निकलना तक दुश्वार कर दिया गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। ये अरविंद केजरीवाल जो जालसाज चीफ मिनिस्टर दिल्ली का इस वक्त बैठ रखा है, ये दिल्ली से बैठकर पंजाब की राजनीति को घुमाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी हरियाणा बॉर्डर के ऊपर इस वक्त शैतान जो उसने बिठा रखे हैं, जितने भी गुंडे मवाली जो खालिस्तानी गुंडे मवाली हैं, वो सब के सब वहाँ बैठे हैं। 50-50 लाख के ट्रैक्टर, 2-2 लाख के डीजे लगाकर, वो सब के सब गरीब किसान हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं। उन सब की ट्रॉलीज में 6-6 महीने का अनाज भरा गया है। ये वही गुंडे मवाली हैं जो भारत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये 4-5 हज़ार लोग जो बैठे हैं, इनकी टांगें नीली करने की आवश्यकता है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस तरीके का खेल खेल रहा है। हरियाणा के 3 जवान फिलहाल पुलिस के मारे जा चुके हैं इस मुठभेड़ के बीच में, और इन्हीं किसान जो तथाकथित किसान, जो फर्जी किसान और गुंडे मवाली जो वहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनमें से एक इंसान मारा जाता है। पता नहीं भांग पीकर मर गया या फिर अफीम खा के मर गया, नशेड़ी तो सब हैं ही। तो ये सब जो है, इनके बीच में एक मारा जाता है जिसको जो है भगवंत मान और केजरी की सरकार ये ऐलान करती है हम 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। अंदाज़ा लगा के देखिए कि 1 करोड़ रुपए इनाम दे रहा है ये भगवंत मान और केजरी जालसाज। इस केजरी को ये नहीं पता कि पिछली कोरोना वॉरियर्स को जो पैसे तुमने देने थे, जो तुमने वादा किया था कि 214 जो कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स और नर्सिस कोविड के दौरान मारे गए थे, जिसके ऊपर इसने ऐलान किया था कि हम इन्हें 1-1 करोड़ रुपए जो है मुआवजा देंगे, उन्हें ये मुआवजा आज तक नहीं दे पाया है ये जालसाज। 214 लोगों को मुआवजा देना था, आज तक 52 लोगों को मुआवजा मिला है, वो भी कोर्ट में जाने के बाद। बाकी लोगों को मुआवजा आज तक ये नहीं दे पाया। दिल्ली दंगों के बीच में सिपाही मारे गए दिल्ली पुलिस के, उन्हें ये मुआवजा नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? और पंजाब के जो ये तथाकथित किसान और साथ ही साथ गुंडे मवाली जो वहाँ पर मारे जा रहे हैं, पता नहीं भांग पीकर मर रहे हैं या अफीम खाकर या पता नहीं स्मैक पीकर मर रहे हैं, ये सब के सब जब मारे जा रहे हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम दे रहा है केजरी। खैर, ये केजरी की राजनीति है, यहाँ से संदेश देने की कोशिश है कि आओ तुम यहाँ पर आकर मरो और तुम्हारे परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए के इनाम की गारंटी हम देंगे। ये इस तरीके की बातें जो है पंजाब के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। क्या पूरे देश में किसान केवल पंजाब के अंदर ही रहता है? ये पंजाब को कई बार सुप्रीम कोर्ट चिन्हित कर चुका है कि पंजाब के अंदर बिल्कुल भी चावल उगाने की तो बिल्कुल क्षमता पंजाब की खत्म हो चुकी है। चावल पंजाब में उगाए ही नहीं जा सकते, गेहूं उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि पंजाब का जो पानी का स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। पंजाब में अब ऐसे फसलें उगाने की आवश्यकता है जो पानी के स्तर को ऊपर लेकर आए। लेकिन पंजाब की जो राजनीति है वो इतनी गंदी फंसी हुई है, वहाँ पर किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में सोचना भी है। केंद्र सरकार कई दिनों से जोर लगा रही है कि दलहन की फसल की जाए, मक्के की फसल की जाए, जो बाद में इथेनॉल के रूप में पेट्रोल में इस्तेमाल होना है, लेकिन कोई इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस तरीके के ऊपर बहुत ज़्यादा विचार किए गए और शिवराज सिंह के जो नेतृत्व में सरकारें चली, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया है और नेचुरल तरीके से फसलें उगाई भी जा रही हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो आटा है इस वक्त सबसे फेमस आटा वो बन चुका है। जो आटा कभी फेमस हुआ करता था पंजाब का, वो भर चुका है इस वक्त यूरिया से। कोई नहीं खाना चाहता उस चीज़ को। तो अंदाज़ा लगा के देखिए, कैंसर के पेशेंट्स पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भगवंत मान और ये केजरी जो हैं, ये लठैत एक नंबर के, ये इसके ऊपर नहीं सोचना चाहते, क्योंकि सोचना भी क्यों है, इन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मैसेज जो आया है वो आया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके का संदेश केजरीवाल को मिल गया है और ये जालसाज केजरीवाल अब थोड़ा सा सदमे में होगा। आपको बता दूं, और आपको पता ही होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कई सम्मन अरविंद केजरीवाल को दे चुका है, जैसे हेमंत सोरेन को दिए थे कि आप हाजिर हो जाइए हमारे पास। कथित शराब घोटाला जो है, इतना बड़ा ड्रामा जो है, उसके बीच में आप अपनी गवाही दीजिए, आप अपनी बात आके रखिए, आप बताइए कि आपने ये घोटाला किया नहीं किया, या आपसे हम जो है सवाल जवाब करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल आता ही नहीं है। 7 सम्मन दिए जा चुके हैं केजरीवाल को, वो हाजिर ही नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल के वकीलों को भी थोड़ी समझ आ गई होगी कि केजरीवाल बच नहीं सकता। मामला तमिलनाडु का है, जहां पे ढेर सारा खनन किया है वहां की जो खनन माफिया हैं, और उन खनन माफियाओं ने इतना सारा खनन किया, लेकिन वहां की राज्य सरकार को पता ही नहीं है। राज्य सरकार को पता क्यों नहीं है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यानी कोई टेंडर नहीं लगाया गया, कुछ नहीं हुआ और खनन हो गया। लेकिन खनन तो हुआ ना,
और उस खनन के जो पैसा है उसका आदान से प्रदान, जब आदान प्रदान हुआ तो वहाँ पे एंट्री हो गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, यानी जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो केंद्रीय एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वहाँ जांच करने पहुँच गई। तो वहाँ की राज्य सरकार ने आरोप लगा दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ क्या काम, खनन का मामला तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो हम राज्य में इसकी जाँच करवाएंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ पे हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने भी कहा मामला तो बात तो ठीक है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि हमें जांच करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं मिल रही है और नहीं करने दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की राज्य सरकार यानी तमिलनाडु की राज्य सरकार से एक प्रश्न पूछ लिया कि अगर जाँच हो रही है किसी घोटाले में तो आपको दिक्कत क्या है, किसके दायरे में आता है नहीं आता है ये बात की बात है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उस हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम बनता है कि वो जांच करे, और किसी भी मामले में जहां घोटाला हुआ है तो वहां जांच करना तो बड़ी अच्छी बात है और राज्य सरकार को इसमें खुशी होनी चाहिए। आप खुशी के बजाय यहाँ पे गम क्यों दिखा रहे हैं कि नहीं जाँच नहीं होनी चाहिए। अंदाज़ा लगा के देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने एहसास किया कि जाँच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब वहाँ की सरकार नहीं दे पाई कि क्यों नहीं होनी चाहिए। उनका सिर्फ इतना कहना था कि खनन जो मामला आता है वो राज्य सरकार के अंदर आता है, तो इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं आ सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछकर ये साफ कर दिया, जब घोटाला हुआ है ये सामने दिख रहा है, यानी खनन हुआ है, खनन तो हुआ है, इसको आप झुटला तो सकते नहीं। टेंडर आपने दिया नहीं, क्योंकि टेंडर होता तो उस समय रॉयल्टी देनी पड़ती, तो रॉयल्टी तो किसी ने दी नहीं है, यानी राज्य सरकार को घाटा हुआ है, और राज्य सरकार को घाटा हुआ है तो फायदा किन किन लोगों को हुआ है। ये सेम मामला दिल्ली सरकार में जो शराब घोटाला हुआ है उसी की तरह है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर जांच कर रहा है तो वो सही है। लेकिन दिल्ली का मामला तो और भी इससे बढ़िया है, वहाँ पे तो जांच भी हो रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कई मंत्री जेलों में पड़े हैं और अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रखनी है, लेकिन वो अपनी बात ही नहीं रखता। कहता है अरविंद केजरीवाल कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, हम किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, घोटाला ही नकली है जी। तो भैया आइए कोर्ट में और अपने आप को साबित कीजिए और आप अपना पक्ष रखिए आकर कि नहीं ये असलियत है, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल आते ही नहीं, उन्हें पता है कि मैं जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। खैर वो अपना वक्त गेन कर रहे हैं, टाइम गेन करने की कोशिश है, और केंद्र सरकार पता नहीं कौन से लड्डू पका रही है ऐसी गिरफ्तारी करने में, देरी करने में, वो लोग वो जाने। लेकिन कुल मिला के अगर बात देखें तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपने लिए सारे रास्ते अब बंद कर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।